बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sartv.ir और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरे हिंद व पाक। तो लीजिए मुलाज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौरे, इस दौरे में अंजाम पाने वाले मुज़ाकिरात और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए अमरीका की जानिब से सालिसी की पेशकश का जायज़ा लेंगे। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। या नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में मुलाहिज़ा फरमाया, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी पहले हिंदुस्तान गए। वहाँ उन्होंने गुजरात में मुनक़िदा इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के बारे में तबादला ख्याल किया और आपसी लेन देन के कई मुआहदों पर भी उनके इस दौरे में दस्तखत किए गए। उनके इस दौरे का एक मकसद अमरीकी सदर बाराक ओबामा के मुजवज़ा दौरे हिंदुस्तान का जायज़ा लेना भी बताया गया। हिंदुस्तान का दौरा मुकम्मल करके वो इस्लामाबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में जॉन कैरी ने दहशत गर्दी को अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मसला और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को दोनों मुल्कों की मुश्तरका जंग करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इख्तलाफात दूर कराने के लिए अमरीका की सालिसी की तजवीज़ भी पेश की। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि दो मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात दूर कराने में अमरीका की सालिसी पर कितना एतमाद किया जा सकता है। दहशत गर्दी के ताल्लुक से जॉन कैरी ने पाकिस्तान के इक़दामात को काबिल तारीफ बताया है और दहशत गर्दी मुखालिफ जंग को अमरीका और पाकिस्तान की मुश्तरका जंग करार दिया है। इस बारे में भी हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की राय मालूम करेंगे और इसी के साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि आज पाकिस्तान जिस इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से दो चार है, उसमें अमरीका का क्या किरदार रहा है। हमारे आज के प्रोग्राम में दिल्ली स्टूडियो से हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार डॉक्टर वैद प्रताप वैदक, इस्लामाबाद से पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सीआर शमसी और लंदन से बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज़िया निगार डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्रा भी हिस्सा लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार डॉक्टर वैद प्रताप वैदक से, जो हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। जी वैदक साहब, आदाब अर्ज़ है। जनाब, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी हिंदुस्तान आए, उन्होंने गुजरात इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात अंजाम दिए। आपके ख़्याल में ये दौरा उनका कैसा रहा है? हिंदुस्तान के लिहाज से आप इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं? कितने फ़ायदे में रहा है हिंदुस्तान के उनका ये दौरा? हिंदुस्तान के लिहाज से ये दौरा बहुत कामयाब रहा। सबसे पहली बात तो ये कि बराक ओबामा साहब आएंगे तो तफसीली बातचीत हुई कि वो आएंगे तो किन किन समझौतों पर दस्तखत होंगे, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं कि जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा, अमेरिका और भारत को। और उससे भी ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने जॉन कैरी साहब को ये बताया कि आतंकवाद, जो दहशत गर्दी है, वो पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। और इस मामले में अमेरिका अगर पाकिस्तान को समझाए, थोड़ी सी सिफारिश करे, उनको अच्छी सलाह दे, तो पाकिस्तान से भी दहशत गर्दी ख़त्म हो सकती है। जो बात इंडिया सीधे सीधे पाकिस्तान को नहीं कह सकता है, वो घुमा फिरा कर अगर अमरीकियों के ज़रिए कह दी जाए तो उसका असर शायद ज़्यादा होगा। और इसीलिए आप देखें कि जॉन कैरी ने बड़ी हिम्मत की कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरजमीन पे उन्होंने लश्कर तैयबा के लिए और जो दूसरे भी तंजीम हैं कि जो दहशत गर्दी को आगे बढ़ाती हैं, सब के ख़िलाफ़ बोला है। और उन्होंने एक तरह से ये भी कह दिया है कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान में फ़र्क करना बंद करें। जो सारे लोग हैं जो तशद्दुद पसंद हैं, उन सब को खारिज किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जॉन कैरी ने बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जॉन कैरी के दो बार भारत आने के बाद और उनके चार काबीना मंत्रियों के, मिनिस्टरों के भारत आने की वजह से
और अब ओबामा साहब के आने की वजह से पता नहीं क्या पाकिस्तान में इतनी तलखी पैदा हो गई है कि दो बयान आए जिन पे मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ। एक तो सरताज अजीज़ साहब का और दूसरे ख्वाजा आसिफ साहब का, कि हिंदुस्तान तालिबानों को उकसा रहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला करें। बताइए ये कैसी एक मजाकिया बातचीत है कि हिंदुस्तान तालिबान को उकसाएगा, तालिबान को मौका देगा, उनको प्रोत्साहित करेगा कि वो पाकिस्तान पे हमला करें। ऐसी मजाकिया बात वो क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ। इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि बराबर वो हिंदुस्तान से बातचीत करे। हिंदुस्तान को भी चाहिए, मैं अकेले पाकिस्तान को नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान से बात करे। और इस मामले में हिंदुस्तान की जिम्मेदारी मैं पाकिस्तान से ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मुल्क है, इसकी जिम्मेदारी बड़ी है। ये अपने आप को बड़ा भाई कहता है, तो बड़े भाई की तरह कुछ दरियादिली दिखानी चाहिए। जो बीच में हुर्रियत के बहाने जो बातचीत को तोड़ा गया, उसको मैं बिल्कुल उसको रद्द करता हूँ। वो अच्छा काम नहीं था। वो जल्दबाजी में किसी गलत सलाह की वजह से ये काम हुआ कि जो दोनों मुल्कों के फॉरेन सेक्रेटरी मिलने वाले थे, वो बातचीत टूट गई। वो बातचीत फिर से जुड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरताज अजीज़ साहब तो बहुत ही तजुर्बेकार हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ को भी सही सलाह देंगे, फौज को भी सही सलाह देंगे और बातचीत फिर शुरू करवाएंगे। जी शुक्रिया वैदक साहब। और नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़किया निगार सीआर शम्सी साहब मौजूद हैं। शम्सी साहब, सबसे पहले तो हम जॉन कैरी के दौरे पाकिस्तान के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपके नुक्ते निगाह से उनका ये दौरा कैसा रहा है, कितना कामयाब कहा जा सकता है। इसके बाद आएंगे हिंद पाक ताल्लुकात की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूं कि जिस तरह अभी आपने अपने इब्तदाइये में भी बात की और अभी दिल्ली से भी मोहतरम फरमा रहे थे, बरे सगीर का ये जो जॉन कैरी साहब का दौरा था, यकीनन दिल्ली में और पाकिस्तान में उनके एजेंडे मुख्तलिफ थे। और हम समझते हैं कि जब से दहशत गर्दी की जंग आई 9/11 के बाद, एक ज़माना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो बड़े गहरे होते थे, बड़ा रोमांस रहा है। और उसका एक वक्त हमने ये भी भुगता कि जब वो दोस्त से मास्टर बन गया तो इस पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। लेकिन आज की नई दुनिया में हम समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के हवाले से एक आलमी जंग में फ्रंट स्टेट का किरदार अदा किया है, उसमें अब तकाज़े बदल रहे हैं। और जॉन कैरी साहब का जो हालिया दौरा है, उसको मैं पूरी तरह तो जो मतलूबा पाकिस्तान का जो मुकदमा है उस तरह तो कामयाब हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको जुज़वी तौर पर हम इस तरह कामयाबी देखते हैं कि अमेरिका ने पहली बार ये एक तस्लीम किया है और एक यकीन दिलाया है हमारी क़यादत को कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो मुदाखलत हो रही है और जो जिस तरह मौलवी फजलुल्लाह को एक आलमी दहशत गर्दी की जो फहरिस्त है उसमें शामिल किया गया है पहली बार, और यकीनन वो पाकिस्तान को मतलूब है। और पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी दहशत गर्दी की वाक़यात हुए हैं उसमें मौलवी फजलुल्लाह का बुनियादी किरदार है। लेकिन यहाँ जो हम समझते हैं कि जो जॉन कैरी साहब की वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई, सरताज अजीज़ साहब भी मुलाकात हुई, और लेकिन जो अहम मुलाकात जो जनरल हेडक्वार्टर GHQ में हुई और वहाँ किसी अमेरिका की आला शख्सियत को पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और वहां खुलकर बातें हुई हैं। वहां जहां पाकिस्तान की जानब से बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये कहा गया है कि जो हालिया ऑपरेशन है, जो जंग है, वो बिल्कुल बिला तफरीक हो रही है, हमारे लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं है, दहशतगर्द है। लेकिन साथ साथ वहां पाकिस्तान की जानब से शवाहिद के साथ कुछ ऐसे हकायक रखे गए हैं कि बलोचिस्तान में और हमारे कबायली इलाकों में और ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसके साथ साथ जो भारत के कौंसल खाने हैं उनकी मुदाखलत के जो शवाहिद जो हैं वो भी सामने रखे गए हैं। और जॉन कैरी साहब से ये दरख्वास्त की गई है कि ये जंग जो है ये एक इज्तिमाई जंग है,
اور یہ عالمی امن کی جنگ ہے، یہ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی کہ جب تک پاکستان قربانیاں دیتا رہے، لیکن دوسری جانب سے جو ہے ایک پینیٹریشن ہوتی رہے اور دہشت گردوں کو جس طرح تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اب کنڑ میں بیٹھے ہیں مولوی فضل اللہ، اور 5 جو ابھی افغانستان سے حوالے کرنے کی بات ہوئی ہے، تو یہ ایک اچھی شروعات تو ضرور ہوئی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھارت کا بڑا بنیادی کردار ہے کہ ایسے لمحے میں جب پاکستان ایک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، 150 بچے جو ہے پھول وہ شہید ہوئے ہیں پاکستان میں، دنیا نے دیکھا کہ پہلی بار پھولوں کے جنازے اٹھے ہیں، ایسے موقع پر بھی بھارت کی جانب سے اس کی توپوں کے جو دانے تھے وہ کھلے رہے۔ ہمارے سیالکوٹ بارڈر پر، لائن آف کنٹرول پر دن رات ایک اشتعال انگیز جو ہے رویہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ پاکستانی قیادت نے یہ واضح کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ اب یہ اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو موجودہ حکمران جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، اس نے جو انتخابی مہم چلائی تھی یہ ایک خطے میں دوستی کے حوالے سے، پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے ان کا نعرہ تھا، جبکہ محترم نریندر مودی صاحب کا جو نعرہ تھا وہ اینٹی مسلم نعرہ تھا۔ اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود جو برف پگھلی تھی، وزیر اعظم نواز شریف تحفظات کے باوجود اس تقریب میں بھی گئے، مبارکباد بھی ہوئی، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن لگتا ہے کہ دل نہیں پسیجا ابھی۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، یقیناً جس طرح جان کیری صاحب وہاں ایک بڑی بزنس کی اجلاس میں شرکت کر کے آئے ہیں، بان کی مون وہاں تھے، جان کیری صاحب وہاں تھے، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی ہونی چاہیے خطے میں، لیکن اس ترقی کے ثمرات جو ہیں اس پورے خطے کو ملنے چاہیے، جہاں جو غربت، جنگ کی وجہ سے اور ایک غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے 2 ایٹمی قوتیں جو ہیں آمنے سامنے رہتی ہیں، تو وقت آ گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جان کیری صاحب کو بہت ساری باتیں کھل کر باتیں ہوئی ہیں اور ایک اچھی شروعات بھی ہوئی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے، جو جنرل راحیل شریف صاحب نے جو گزشتہ کچھ ہفتے پہلے دورہ کیا تھا امریکہ کا، وہ بڑا کامیاب رہا تھا، اور بڑی تفصیلی اور غلط فہمیاں جو تھی وہ دور ہوئی ہیں، اور حالیہ دورے سے بھی وہ غلط فہمیاں مزید دور ہوئی ہیں، تو ہم توقع رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں جو جان کیری صاحب کے ملاقاتوں کے دوران جو اطلاعات آئی ہیں کہ جب ان کی توجہ بھارت کی اس جارحیت کی جانب دلائی گئی، اور بلوچستان میں اور ٹرائبل ایریا میں جو شواہد ملے ہیں پینیٹریشن کے، تو اس پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جان کیری صاحب کی جو رویہ تھا یا جو ان کی خاموشی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ملک آپس میں معاملات طے کریں۔ بھائی یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ آپس کا نہیں ہے، یہ ایک عالمی ضمیر کا مسئلہ ہے۔ ایک 7 لاکھ فوجوں کے سائے میں اور بندوقوں کے سائے میں وہاں لوگ زندگی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک جمہوری اور آزادی کی جنگ تھی جس کو ایک بڑی خوبصورتی سے بھارت نے دہشت گردی کا نام دے دیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جانے کے بجائے، ماضی کو خریدنے کے بجائے نفرتیں بڑی ہیں، ہمیں ان نفرتوں کو اب ختم کرنا ہے۔ اور جو خطے کا ایک اجتماعی معاملہ ہے دہشت گردی، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ دنیا میں یہ واقعات دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک لہر اٹھی ہے، اب داعش کی باتیں ہو رہی ہیں، تو عالمی برادری کو اور خاص طور پر امریکہ کو اس حوالے سے زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے، اور یہ کبھی ممکن ہو نہیں سکتا کہ اگر افغانستان اور پاکستان کی حکومتیں، بہت خوشائند بات ہے کہ جو اشرف غنی صاحب صدر آئے ہیں وہ ایک دانشور شخصیت ہے، اور ان کا جو آنا ہے اور جو ابتدائی رد عمل ہے وہ امن کی طرف ایک اشارہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ پاکستان سے واپس گئے تو وہاں بھی ایک بڑے دھماکے سے ان کا استقبال ہوا۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ قوتیں، ان کے پیچھے کون ہے، پس پردہ ان کو وسائل کون مہیا کر رہا ہے، ان تک یہ جدید اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ چیزیں اب امریکہ کے پاس وسائل ہیں، اس کو دیکھنا بھی چاہیے اور دنیا کو بتانا بھی چاہیے۔ اور خاص طور پہ افغانستان جو ہم سمجھتے ہیں کہ 31 برسوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے، اب لوگوں کا امن کی ان کی وہ حق بھی ہے، اور اس کے لیے مل جل کر ہمیں دونوں ملکوں کو اعتماد کی جو اعتماد سازی ہے، اس کا جو فقدان رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے اب دور ہو رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جان کیری صاحب کا یہ جو دورہ ہے یہ ابھی ہم اس کا ایک اچھا قدم قرار دیتے ہیں، لیکن ابھی دونوں ملکوں کے درمیان آگے بہت سے الجھاؤ بھی ہیں اور بہت سے اعتماد کی بحالی کے راستے بھی کھلے ہیں۔
جی بہت بہت شکریہ، اور چلتے ہیں لندن، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اندرابی اللہ صاحب، وبرکاتہ۔ کیری کے دورے ہند و پاک کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ مجموعی تجزیہ، ان کے اس دورے کا مقصد کیا رہا ہے؟ ہندوستان میں ان کے دورے کا مقصد کیا تھا اور پاکستان کے دورے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح یہ بات جو ہے پہلے بھی آئی ہے جی کہ ان کے یہ دورے جو ہیں انڈیا کا اور پاکستان کا، جی ان کی نوعیت الگ الگ ہے۔ جی انڈیا کے ساتھ جو امریکہ کا رشتہ ہے وہ اوور ویلمنگلی، یعنی اس میں غالب پہلو جو ہے، وہ غالب کنٹنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجک ہے۔ اور اسٹریٹجک سے یہ مراد ہے کہ یہ جو استعماری ایک آرڈر ہے اس وقت دنیا میں، جو کئی صدیوں سے بھی چل رہا ہے، اور اس وقت ایک نیو کلونیل یا پوسٹ کلونیل، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، لیکن بہرحال ابھی زمام کار انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ پہلے برطانیہ کے ہاتھ، پھر ابھی امریکہ کے ہاتھوں میں، جو دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور دنیا کے وسائل کو اپنے لیے اس کا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک جو گلوبل آرڈر ہے، اس گلوبل آرڈر کی مینٹیننس کے لیے امریکہ انڈیا کو اس خطے میں بالادست دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ انڈیا اس کے راستے میں نہیں آئے گا۔ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے دنیا میں، انڈیا اس کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ تو یہ لب لباب ہے انڈیا اور امریکہ کی ریلیشن شپ کا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو آبادی ہے، وہاں کا جو ایمرجنگ مڈل کلاس ہے، اس سے انڈیا ایک بہت ہی ایک اٹریکٹیو ایک منڈی کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ وہی وجہ ہے کہ جان کیری نے اپنا وزٹ گجرات سے شروع کیا، جہاں پر تجارتی گفتگو ہوئی اور انویسٹمنٹ کا معاملہ ہوا۔ اور ابھی جو حکومت بھی انڈیا میں آ گئی ہے، اس حکومت کے لانے میں بہت زیادہ ہاتھ تھا نان ریزیڈنٹ انڈینز جو تھے، امریکہ میں آباد جو انڈینز تھے۔ اور سارا مقصد مدعا یہ تھا کہ انڈیا میں جو ایک اکنامک ریفارم جس کو کہتے ہیں، اکنامک ریفارم کا یعنی اس کو تو نام تو اکنامک ریفارم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرح بڑے بڑے جو یہاں دیو اقامت جو کارپوریشنز ہیں ان کو آپ کیسے منڈی فراہم کریں، اصل مسئلہ یہی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ابھی کچھ وقت سے شروع ہوا ہے وہاں، تو اس میں تیزی لانے کے لیے اس وقت کی حکومت بہت ہی امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ اس بارے میں بہت ہی ہیلپ فل ہوگی۔ اور اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی انڈیا میں اوپر کا جو ہاؤس ہے راجیہ سبھا، اس میں جی کچھ بلوں کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت تھی، لیکن انہوں نے آرڈیننسز کا راستہ اختیار کیا، اور بہت ہی کچھ اہم بل جیسے انشورنس کا مسئلہ ہے، جی انشورنس میں فورن عمل دخل جو ہے، یہ انشورنس آپ مانیں یہ ایک سونے کی کان ہے انڈیا میں۔ یعنی اس طرح کے ایک بڑے ملک میں اگر انشورنس کو فورن کمپنیز کو اجازت دی جائے انشورنس سیکٹر میں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی جی اس کو آرڈیننس کے ذریعے پیش کیا گیا، یعنی پاس کیا گیا، اس لیے کہ راجیہ سبھا میں کچھ وہ مزاحمت تھی۔ تو لہذا امریکہ کی جو اکنامک انٹرسٹ، اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ان کو پانے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں، پروموٹ کرنے میں، وہ انڈیا کو بہت ہی ممد معاون سمجھتا ہے۔ جی اس کے برعکس پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان کو امریکہ 47 کے بعد سے ہی یوز کر رہا ہے۔ جی پہلے کولڈ وار میں ایک فرنٹ سٹیٹ کے طور پر یوز کیا، اور اب بھی پاکستان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اور میں ادب کے ساتھ اپنے ہمارے جو بھائی پاکستان اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بالکل صحیح ذکر فرمایا کہ پہلے دوست پھر ماسٹر، لیکن میری یہ تو جنرل ایوب خان کی وہ کتاب جو ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اس سے شاید انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ یہ ہمیشہ ماسٹر کا ہی رشتہ تھا۔ دیکھیں نا،
दो ना बराबरों के दरमियान रिलेशन बिटवीन टू अनइक्वल्स जी। वो कभी दोस्ती की नहीं हो सकती, वो कभी दो बराबरों के दरमियान जी, जी। दो हम पल्ला पार्टियों के दरमियान नहीं हो सकती, वो तो होती ही है ऐसी। जी। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अमेरिका ने अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। ये सारी दहशतगर्दी 100% अमेरिका का तोहफा है, 100%। और इसमें इसको क्या यानी बदकिस्मती कहें आप या कुछ, इसमें इंडिया जो है वो इंडिया की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के तई, वो अमेरिका के मफादात को यानी उससे अमेरिका के मफादात को वो आगे जा रहे हैं, यानी उनको तक़वियत मिल रही है। यानी इंडिया इस दहशतगर्दी को, इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस दहशतगर्दी का रूट क्या है, ये अमेरिका की प्लांटेड है, लेकिन इंडिया इससे बहुत फायदा उठा रहा है। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बेसिक कश्मीर का मसला है, हमारे पाकिस्तान के दोस्त ने बहुत सही कहा कि उसको भी दहशतगर्दी के नजर कर दिया गया। अगरचे वो मुसल्लमा एक मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, उसमें अक़वाम आलम ने अपने हाथों से दस्तखत किए हैं उस पर कि कश्मीरियों को अपना सियासी मुस्तकबिल उसका फैसला करने के लिए रायशुमारी का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस सारी चीजों को दहशतगर्दी के नजर कर दिया गया। और मैं हमारे जो डॉक्टर वैदिक दिल्ली स्टूडियो में है, मैं इनका इससे पहले भी मैंने इनका सुना है, बहुत ही रीजनेबल बात करते हैं ये। मैं इनको बताऊं कि ये कह रहे हैं कि इंडिया तालिबान के जरिए पाकिस्तान पर हमला करवाना चाहता है, तो इनको इसमें कोई ताज्जुब लगा। मैं इनको बताऊं कि अभी ये बात जो है इन्हीं के नरेंद्र मोदी के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने इंडिया में एक दानिशगाह में ये बात खुद कही। अब देखिए ये बहुत दिलचस्प बात है जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि तालिबान कौन है? तालिबान पाकिस्तान के देवबंदी स्कूलों से फारिग लड़के हैं और देवबंद हमारे यहाँ है, इंडिया में है। उन्होंने ये बताया कि तालिबान पर पाकिस्तान से ज्यादा हमारा असर रसूख है, हम चाहें तो उनको कुछ भी करवा सकते हैं। और उन्होंने किया, पाकिस्तानी तहरीक तालिबान को इंडिया से मदद मिल रही है, तो ये एक नोन फैक्ट है। तो लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये दो रिश्ते जो हैं अलग अलग इनकी नवियत है। इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक नवियत और पाकिस्तान के साथ जो है अमेरिका अपने मफादात को बढ़ा रहा है। और ये जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान खुद भी इस बात से आगाह हो जाए और इस रिलेशन में जरा एक बेहतरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंद्राबी साहब। और नाजरीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ नाजरीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के दौरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू हम कर रहे हैं। चलते हैं दिल्ली वैदक साहब की तरफ। वैदक साहब, जनाब आपने गुफ्तगू सीआर शमसी और डॉक्टर अंद्राबी दोनों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। जॉन कैरी के दौरे के ताल्लुक से जो आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि हिंदुस्तान ने जॉन कैरी से ये कहा है कि वो पाकिस्तान को समझाए कि अच्छे और बुरे तालिबान की तफरीक ख़त्म कर दे, तो जहाँ तक इसका सवाल है तो पेशावर के आने के बाद खुद नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि कोई तालिबान अच्छा और बुरा नहीं है, तालिबान दहशतगर्द हैं और सब दहशतगर्द हैं। ये तो अपनी जगह पर एक अलग बात है। लेकिन जहां तक अच्छे और बुरे तालिबान या अच्छे और बुरे दहशतगर्द की बात है, तो ये आपने जॉन कैरी से यह क्यों नहीं कहा कि अमेरिका अच्छे और बुरे दहशतगर्द की तफरीक खत्म कर दे? इसलिए कि यह इस्तिलाह अमेरिका से आई थी। दहशतगर्द दहशतगर्द होता है, ना अच्छा होता है ना उसको मतलब अच्छा नहीं कहा जा सकता है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द, अच्छा और बुरा दहशतगर्द ये तो अमेरिका ने तकसीम की थी। तो आपने खुद अमेरिका से ये मुतालबा क्यों ना किया कि दहशतगर्दों को अच्छे और बुरे दो कैटेगरी में तकसीम करना आप बंद कर दें ताकि दुनिया को दहशतगर्दी से निजात मिले? ये आपने बहुत मेरे दिल की बात कह दी है जी। मैं तो ये बात 20 बरस से कह रहा हूँ कि तालिबान को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो वो अमेरिका ने किया है। मुजाहिदीन को तालिबान अमेरिका ने बनाया है,
तालिबान को इंतहा पसंद अमेरिका ने बनाया है और अमेरिका की ही वजह है कि पाकिस्तान के दिमाग में भी ये शऊर भर दिया गया है कि तुम इंडिया के मुकाबिल हो। अभी हमारे मेहरबान दोस्त ने कहा कि दोनों मुल्कों में बहुत फ़र्क है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक काफ़ी मजबूत है, सियासी तौर पे बहुत ही पका हुआ मुल्क इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी काबिलियत से आगे बढ़े इसकी बजाय उसको एक नकली बैलेंस ऑफ पावर खड़ा किया। वो किसने किया? अमेरिका ने किया। तो अमेरिका का ये जो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि दुर्गुण है, दोष है, ये गुनाह है अमेरिका का, ये अमेरिका को अब पता चल चुका है और हिंदुस्तान के लोगों ने इसे खूब कहा है, डट के कहा है। लेकिन अब आप देखें कि ओसामा बिन लादेन के बाद से अमेरिका की पॉलिसी में कुछ फेरबदल हुआ है। बीच में आपने सुना होगा कि जब केरी लुगार एक्ट आया तो अमेरिका ने कोशिश की कि वो ये तालिबान का फ़र्क ख़त्म करे और सारे आतंकवादियों को, सारे दहशतगर्दियों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से कहे। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान को कभी भी अमेरिका ने दो टूक लफ्ज़ों में ये नहीं कहा कि हर तरह के तालिबान को ख़त्म करे। तो अब हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका खुद समझता है और केरी ने इस बात को पाकिस्तान में खुल के कहा है। लेकिन मुझे यही अफसोस है कि पाकिस्तान अब भी कस के लगाम नहीं लगाने वाला है। वो पाकिस्तान को छोड़े रखेगा कि वो चाहे तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई करे, इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई करे। बस अमेरिका खुद परस्त है, अमेरिका के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की खुशी इसी बात में है कि कोई भी तालिबान ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा सियासतदान पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो। ये अमेरिका की जो खुद परस्ती है, जो स्वार्थीपना है, ये सबसे ज़्यादा हमारे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान का फ़ायदा इसी में है कि वो तशद्दुद को छोड़ दे और तशद्दुद पाकिस्तान से तभी छूटेगी जब पाकिस्तान को ये एतबार हो जाए कि उसको बाहर से कोई नकली मदद नहीं मिलने वाली है। न चीन नकली मदद देने वाला है, न अमेरिका नकली मदद देने वाला है। वो अपने पाँव पर खड़ा रहेगा। अगर वो अपने पाँव पर खड़ा रहेगा तो सेहतमंद भी रहेगा। वो भारत से और अफ़गानिस्तान से अच्छे रिश्ते भी बना के रखेगा। अभी दोनों पड़ोसियों से वो रिश्ते ख़राब इसीलिए बना के रखता है कि अमेरिका उसकी पीठ ठोकता रहता है और अमेरिका का ये काम है, हर जगह वो दहशतगर्दों की पीठ ठोकता है और फिर जब दहशतगर्द उस पर उल्टे पड़ते हैं तो वो चिल्लाता है। अमेरिका का ये जो निगेटिव रोल रहा है, ये सिर्फ हमारे खित्ते में ही नहीं रहा है, ये इराक में रहा है, ये ईरान में रहा है, ये सीरिया में रहा है। हर जगह अमेरिका दुधारी चाल चलता है। उसी का ये नतीजा है कि सारे मुल्कों में कोहराम मचा हुआ है। मैं समझता हूँ कि केरी साहब अब वहाँ से जो जाएंगे ओबामा से बात करेंगे और जब ओबामा दिल्ली आएंगे तो उनको हमारे रहनुमा लोग साफ साफ दो टूक शब्दों में कहेंगे कि वो पाकिस्तान से बिल्कुल साफ बात करे कि या तो दहशतगर्दी आप बिल्कुल बंद कीजिए या हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे। आप देखिए कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डट के मदद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही है दहशतगर्दों से और बड़ी ईमानदारी से लड़ रही है। लेकिन अगर ये अब भी फ़र्क करती है दहशतगर्दों में तो पाकिस्तान का भला इसी बात में होगा कि अमेरिका और चीन भी, मैं चीन से भी कहूँगा कि वो पाकिस्तान की एड बिल्कुल बंद कर दे। अगर एड बिल्कुल बंद कर दे तो पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल तो ये है कि ये फ़ौजी अफसरों को तनख्वाह नहीं मिल सकती है, बड़े बड़े मंत्रियों को, वज़ीरों को तनख्वाह नहीं मिल सकती है। इतना पैसे की कमी है पाकिस्तान में। तब पाकिस्तान को ये सबक मिल जाएगा कि हमें तशद्दुद किसी के ख़िलाफ़ नहीं करना है, जो कुछ काम करना है कानून के मुताबिक करना है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की भलाई इसमें है कि वो अब तशद्दुद का रास्ता छोड़ दे। कश्मीर पर क्यों नहीं बात करे? मैं तो हमेशा अपने मुल्क के हुक्मरानों से कहता हूँ कि आप जब पाकिस्तानियों से बात करें तो सबसे पहले कश्मीर के बारे में बात कीजिए और दोनों कश्मीरों के बारे में बात कीजिए। पाकिस्तानियों से पूछिए कि तुमने उस कश्मीर पर कब्जा क्यों कर रखा है? तुम हिंदुस्तान को ब्लेम करते हो, तुम पहले अपने कश्मीर को आज़ाद करो, उसको क्यों दबा रखा है तुमने? हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, ज़रूर करेंगे तुमसे, और कश्मीरियों को पूरा हुकूक देंगे, इधर के कश्मीरियों को, उधर के कश्मीरियों को, कि वो अपना फैसला करें।
मैं तो चाहता हूं कि दोनों तरफ के कश्मीर मिल जाएं और वो दोनों दोस्ती का पुल बने, सेतु बने, दोनों मुल्कों को जोड़ने का काम करें। अभी कश्मीर की वजह से एक नकली लड़ाई जबरदस्ती चलती रहती है। मैं तो कश्मीर की आज़ादी का बहुत बड़ा तरफदार हूं और कश्मीर की आज़ादी का मतलब यह है कि दोनों कश्मीरों की आज़ादी, और इस आज़ादी का मतलब अलगाव नहीं है, उसको पाकिस्तान से अलग नहीं करना है और जो कश्मीर भारत के साथ है उसको भारत से अलग नहीं करना है। उन दोनों कश्मीरों को जोड़ना है और उसके जोड़ से दोनों मुल्कों को जोड़ना है, भारत और पाकिस्तान को। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों जुड़ जाएं, मिल के काम करें, तो पूरे जनूबी एशिया में वो जबरदस्त इक्तिसादी इनकलाब हो सकता है कि यूरोप हमसे अगले 20 साल में कहीं पीछे छूट जाएगा। जी जी, बहुत हमारे बहुत पास शुक्रिया। इतना माल मत्ता है, हमारी खदानों में इतना पैसा है, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग इस कदर मेहनती हैं कि यूरोपियन हमारा मुकाबला कैसे करेंगे। हमारी एक बड़ी फैमिली है, हमको मिल के एक साथ काम करना चाहिए। जी शुक्रिया वैदक साहब, शुक्रिया। शमसी साहब, जनाब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़ात के हल में अमेरिका की सालिसी कितनी काबिल एतमाद हो सकती है? जी जी, देखिए जी, ये जो सवाल पहले भी आपने उठाया कि इस पे सालिसी उस वक्त होती है जब दोनों फरीक उस पे आमादा हों। जी। पाकिस्तान की जानब से तो हमेशा कहा गया है कि कोई भी तीसरा फरीक आके ये मामला हल करवाए, लेकिन आपने देखा है कि भारत की तरफ से हमेशा उसका इनकार किया गया है। जहाँ तक अभी दिल्ली से हमारे मोहतरम बात कर रहे थे, मैं 2-3 बातें यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक ही सांस में पाकिस्तान को वहाँ ला खड़ा किया है, कटहरे में ला खड़ा किया है। यकीनन वो एक बुजुर्ग शख्सियत हैं और उन्होंने वो तमाम मराहल जो हैं इस बड़े सगीर के पाकिस्तान बनते, भारत बनते साम्राज्य को यहाँ जाते हुए देखा है उन्होंने। लेकिन मुझे अफसोस, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस वक्त जो है जो पुराने लोग हैं उनको वो नफरतें भूल कर नए सिरे से उनके बीज नहीं बोने चाहिए। आज जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मसनूई लड़ाई लड़ रहा है, खुदारा ये कौन सी मसनूई लड़ाई है कि हमारे 60,000 शहरी जो हैं, हमारे फौज के जवान, हमारे पुलिस के जवान, सिविलियन जो हैं 60,000 अब तक दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। और हालिया ये जो पेशावर के स्कूल में हुआ है जहां बच्चे शहीद हुए हैं, तो क्या ये मसनूई जंग है? खुदारा हमें समझना चाहिए कि हम वाकयात को, कहानी को, उसको उसके सियाको सबाक से हटकर जब बात करेंगे तो इसके नताइज जो होंगे, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो पाकिस्तान और भारत की जो नौजवान नस्ल है वो इससे क्या अखज करेगी। यहां आप एक जो बात उन्होंने की कि पाकिस्तान और भारत को एक बराबरी पे लाने की कोशिश की और पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं है, उसका वजूद नहीं है, ये जो रवैया है चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो यकीनन उसके रकबे और उसकी आबादी के लिहाज से वो छोटा है और भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ी जमहूरियत है, लेकिन उतना उनका दिल नहीं है। पाकिस्तान ने तो अपने महदूद वसाइल से उस वक्त जब मशरकी पाकिस्तान एक साजिश के जरिए हमसे काट दिया गया और मुक्ति बानी और इंडिया ने जिस तरह मुदाखलत की, और उस वक्त हमारे सामने अमेरिका का भी एक जो किरदार है वो भी तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान ने तो अपने वसाइल के तहत जब एटमी कुव्वत वो बना तो ये भारत के लिए और दुनिया के लिए बड़ी हैरान कुन और बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि पाकिस्तान की क्या ये हैसियत कि ये टेक्नोलॉजी उसके पास चली गई। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेहनत कश लोग हैं, बावकार लोग हैं, और उसकी अक्सरियत जो है महज एक 2% जो शराफिया है जो बदकिस्मती से हर मुल्क में होती है, उसको जो एक उसका चेहरा नहीं बनाना चाहिए। और पाकिस्तान ने तो बड़ी आगे बढ़कर खुले दिल के साथ बात की है। आप हम पर इल्जाम लगाते हैं कि यकीनन अमेरिका से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कोई बराबरी की सतह पर नहीं है, यकीनन से दुरुस्त है, ये सच है, ये हकीकत है। लेकिन क्योंकि हम ये भुगत चुके हैं अमेरिका का रोमांस, अभी आप नए नए अमेरिका के शहर में शिकार हुए हैं।
आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन आप खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि इस सारे खेल के पीछे, इस तालिबान के पीछे, इस दहशतगर्दी के पीछे बगदाद से लेकर काबुल तक और काबुल से लेकर शाम तक और शाम से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो फिर जब आपको ये हकीकत मालूम है तो अभी जब जॉन कैरी साहब वहां आए थे तो ये हकीकतें आपने उनके सामने क्यों नहीं रखी? हम क्यों दोहरे तजादात का शिकार हैं कि जब आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की पुष्टपनाही अमेरिका है, तालिबान उसके क्रिएट करता है और इसमें तारीखी बातें ये दुरुस्त है, लेकिन अब आज आप अमेरिका को मशवरा दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान को मजीद टाइट करे, डू मोर करे। भाई पाकिस्तान अब और मजीद क्या करे? पाकिस्तान ने तो एक आलमी अमन के लिए ये जो एक आग जो है वो अपने शहर तक वो जल रहा है हमारा, हमें किसी से, और आप ये देखें जो शुक्रिया जनाब शमसी मुस्बत साहब, होती है उसको मुस्बत कहना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंद्राबी साहब, जनाब हमारे पास वक्त कम रह गया, 3 मिनट का वक्त हमारे पास है। पाक हिंद इख्तिलाफात में अमेरिका की सालिसी की बात हो रही है, तो कितनी गैर जानिबदार हो सकती है ये सालिसी, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इख्तिलाफात का बाकी रहना अमेरिका के फायदे में है या इसका दूर हो जाना? जी देखिए, दो टोक जवाब ये है कि ये गैर जानिबदाराना नहीं होगी, ये इंडिया के हक में होगी जो भी अमेरिका की सालिसी होगी, और इनके दरमियान खिंचाव रहना और टेंशन रहना ये अमेरिका के हक में है। उन्होंने ही कश्मीर का मसला जो है ये होता ही नहीं। कश्मीर जो है जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया और बरसगीर हिंद पाक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, कश्मीर तो बहुत ही नेचुरली पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन ये सारा उस वक्त ये जो वहां पर इस्तेमारी हुक्मरान थे बरतानिया के, उनका किया करदा है। ये तो हिस्ट्री है, इस पे कोई डिबेट की जरूरत नहीं है, और ये इसीलिए है कि इनके दरमियान टेंशन बना रहे। लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात पर अच्छी बहुत ही यानी अपने नजर डालनी चाहिए, और ये सारा अपने जहन से निकालना चाहिए कि अमेरिका किसी भी तरह से उनकी मदद करेगा। अमेरिका का एजेंडा बरसगीर के लिए यह है कि पाकिस्तान इंडिया के मातहत एक रियासत रहे। अब वो पाकिस्तान को वही एडवाइस कर रहा है, आज से नहीं पिछले कई सालों से अमेरिका की यही पॉलिसी है कि पाकिस्तान इंडिया के सबसर्विएंट एक रियासत रहे और अच्छी तरह रहे, लेकिन इंडिया के सबसर्विएंट ऐसी कोई बात न करे जिससे टेंशन हो। तो लिहाजा ये ऐसी कोई बात न करे जिससे इंडिया का जिसमें बराबरी का पहलू हो या अपने हुकूक की बात हो। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि बिल्कुल अमेरिका की सालिसी जो है वो डेफिनेटली इंडिया के हक में होगी। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया के साथ बहुत ऑनेस्ट यानी मैं इस पे जोर दे रहा हूं, बहुत ही ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाए और बराबरी की सतह पे बनाए। जो रियासतों के दरमियान जिस तरह वो पुराने एक राजा पोरस की बात है कि पोरस को जब शिकस्त हुई तो शिकस्त देने वाले बादशाह ने उससे कहा कि हम आपसे क्या सलूक करेंगे। उसने कहा कि जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। तो उसी तरह बराबरी की सतह पर पाकिस्तान को इंडिया के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। कश्मीर का मसला एक बरहक मसला है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और इंडिया की अगर शिकायत हैं कि पाकिस्तान वहां कुछ कर रहा है, उन शिकायत को सही मानों में दूर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की जमीन को जो है इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई भी टेररिस्ट या कोई भी ऐसी चीज हो। तो इसलिए पाकिस्तान को इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के साथ अच्छी एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बिल्ड अप। बहुत शुक्रिया अंद्राबी साहब। इसी के साथ हम वैदक साहब और शमसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं। तीनों तजिया निगारों के ख्यालात मुलाजा फरमाए। बहरहाल अमरीका काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस नहीं हो सकता है। और जहां तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जॉन केरी का ये कहना कि ये अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की मुश्तरका जंग है, ये भी काबिल गौर नुक्ता है, इसलिए कि जहां भी दुनिया में दहशतगर्दी है वहां किसी न किसी शक्ल में अमेरिका मौजूद है। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sartv.ir और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरे हिंद व पाक। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौरे, इस दौरे में अंजाम पाने वाले मुज़ाकिरात और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए अमरीका की जानिब से सालिसी की पेशकश का जायज़ा लेंगे। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। या नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में मुलाहिज़ा फरमाया, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी पहले हिंदुस्तान गए। वहाँ उन्होंने गुजरात में मुनक़िदा इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के बारे में तबादला ख्याल किया और आपसी लेन देन के कई मुआहदों पर भी उनके इस दौरे में दस्तखत किए गए। उनके इस दौरे का एक मकसद अमरीकी सदर बाराक ओबामा के मुजवज़ा दौरे हिंदुस्तान का जायज़ा लेना भी बताया गया। हिंदुस्तान का दौरा मुकम्मल करके वो इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में जॉन कैरी ने दहशतगर्दी को अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मसला और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दोनों मुल्कों की मुश्तरका जंग करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इख्तलाफात दूर कराने के लिए अमरीका की सालिसी की तजवीज़ भी पेश की। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि दो मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात दूर कराने में अमरीका की सालिसी पर कितना एतमाद किया जा सकता है। दहशतगर्दी के ताल्लुक से जॉन कैरी ने पाकिस्तान के इक़दामात को काबिल तारीफ बताया है और दहशतगर्दी मुखालिफ जंग को अमरीका और पाकिस्तान की मुश्तरका जंग करार दिया है। इस बारे में भी हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की राय मालूम करेंगे और इसी के साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि आज पाकिस्तान जिस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से दो चार है, उसमें अमरीका का क्या किरदार रहा है। हमारे आज के प्रोग्राम में दिल्ली स्टूडियो से हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार डॉक्टर वैद प्रताप वैदक, इस्लामाबाद से पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी CR शमसी और लंदन से बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज़िया निगार डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्रा भी हिस्सा लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार डॉक्टर वैद प्रताप वैदक से, जो हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। जी वैदक साहब, आदाब अर्ज़ है। जनाब, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी हिंदुस्तान आए, उन्होंने गुजरात इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात अंजाम दिए। आपके ख्याल में ये दौरा उनका कैसा रहा है? हिंदुस्तान के लिहाज से आप इस दौरे को किस नज़र से देखते? जिम्मेदारी बड़ी है, ये अपने आप को बड़ा भाई कहता है, तो बड़े भाई की तरह कुछ दरियादिली दिखानी चाहिए। जो बीच में हुर्रियत के बहाने जो बातचीत को तोड़ा गया, उसको मैं बिल्कुल उसको रद्द करता हूँ। वो अच्छा काम नहीं था। वो जल्दबाजी में किसी गलत सलाह की वजह से ये काम हुआ कि जो दोनों मुल्कों के फॉरेन सेक्रेटरी मिलने वाले थे, वो बातचीत टूट गई। वो बातचीत फिर से जुड़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि सरताज अजीज़ साहब तो बहुत ही तजुर्बेकार हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ को भी सही सलाह देंगे, फौज को भी सही सलाह देंगे और बातचीत फिर शुरू करवाएंगे। जी, शुक्रिया वैदक साहब। और नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार CR शमसी साहब मौजूद हैं। शमसी साहब, सबसे पहले तो हम जॉन कैरी के दौरे पाकिस्तान के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपके नुक्ते निगाह से उनका ये दौरा कैसा रहा है, कितना कामयाब कहा जा सकता है। इसके बाद आएंगे हिंद पाक ताल्लुकात की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूं कि जिस तरह अभी आपने अपने इब्तदाइये में भी बात की और अभी दिल्ली से भी मोहतरम फरमा रहे थे, बरे सगीर का ये जो जॉन कैरी साहब का दौरा आती हैं, सबके खिलाफ बोला है और उन्होंने एक तरह से ये भी कह दिया है कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान में फ़र्क करना बंद करें। जो सारे लोग हैं जो तशद्दुद पसंद हैं, उन सब को खारिज किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जॉन कैरी ने बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जॉन कैरी के दो बार भारत आने के बाद और उनके चार काबीना मंत्रियों के, मिनिस्टरों के भारत आने की वजह से
اور اب اوباما صاحب کے آنے کی وجہ سے پتہ نہیں کیا پاکستان میں اتنی تلخی پیدا ہو گئی ہے کہ دو بیان آئے جن پہ مجھے بہت ہی تعجب ہوا، ایک تو سرتاج عزیز صاحب کا اور دوسرے خواجہ آصف صاحب کا، کہ ہندوستان طالبانوں کو اکسا رہا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کریں۔ بتائیے یہ کیسی ایک مذاقیہ بات چیت ہے کہ ہندوستان طالبان کو اکسائے گا، طالبان کو موقع دے گا، ان کو پروتساہت کرے گا کہ وہ پاکستان پہ حملہ کریں۔ ایسی مذاقیہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو بہت تعجب ہوا۔ اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ برابر وہ ہندوستان سے بات چیت کرے، ہندوستان کو بھی چاہیے، میں اکیلے پاکستان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان سے بات کرے، اور اس معاملے میں ہندوستان کی ذمہ داری میں پاکستان سے زیادہ مانتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا ملک ہے، اس کی ذمہ ہیں کتنے فائدے میں رہا ہے ہندوستان کے ان کا یہ دورہ؟ ہندوستان کے لحاظ سے یہ دورہ بہت کامیاب رہا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ باراک اوباما صاحب آئیں گے تو تفصیلی بات چیت ہوئی کہ وہ آئیں گے تو کن کن سمجھوتوں پر دستخط ہوں گے، کون کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، امریکہ اور بھارت کو۔ اور اس سے بھی زیادہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے اور وزیر خارجہ سشما سوراج نے جان کیری صاحب کو یہ بتایا کہ آتنکواد جو دہشت گردی ہے وہ پوری طرح سے ختم ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں امریکہ اگر پاکستان کو سمجھائے، تھوڑی سی سفارش کرے، ان کو اچھی صلاح دے، تو پاکستان سے بھی دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ جو بات انڈیا سیدھے سیدھے پاکستان کو نہیں کہہ سکتا ہے، وہ گھما پھرا کر اگر امریکیوں کے ذریعے کہہ دی جائے تو اس کا اثر شاید زیادہ ہوگا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جان کیری نے بڑی ہمت کی کہ پاکستان میں، پاکستان کی سرزمین پہ انہوں نے لشکر طیبہ کے لیے اور جو دوسرے بھی تنظیم ہیں کہ جو دہشت گردی کو آگے بڑھا